हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट का फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग। तो लास्ट स्प्रिंग का शाब्दिक अर्थ होता है खोया हुआ बचपना, या बचपना जिसका खो जाता है उसको हम बोलते हैं लास्ट स्प्रिंग। यहां स्प्रिंग रेफर करता है आपके बचपन को, ना कि स्प्रिंग। वैसे तो स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत, लेकिन यहां पे इस चैप्टर का जो टाइटल है वो स्प्रिंग रेफर करता है आपके चाइल्डहुड को। तो इस चैप्टर को लिखा है एक इंडियन पोएट है जिनका नाम है अनीश जंग। तो अनीश जंग ने एक बड़ी सी पुस्तक लिख रखी है और उस पुस्तक का भी नाम है, टाइटल उन्होंने उसका लास्ट स्प्रिंग दिया है। उस पुस्तक में ज्यादातर उन बच्चों को मेंशन किया गया है जिन्होंने अपना बचपना किसी कारणवश खो दिया है। तो इस चैप्टर में भी उन्हीं की जो बुक है लास्ट स्प्रिंग, उसके कुछ अंश आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में एज अ चैप्टर डाल दिए गए। तो जैसा कि आपको पता है, उन्होंने लास्ट स्प्रिंग नामक बुक लिखी है अनीश जंग ने, और अनीश जंग ने इस बुक में बहुत सारे ऐसे बच्चों को मेंशन किया है जिन्होंने अपना बचपना किसी न किसी कारण से खो दिया है। इस चैप्टर में भी 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको मेंशन किया गया है। उन 3 बच्चों में पहला नाम है आपका साहेब, जिसका पूरा नाम है साहिब आलम, दूसरा नाम है आपका मुकेश, और तीसरा नाम है एक लड़की है जिसका नाम है सविता। तो वैसे तो उन्होंने पूरी पुस्तक में बहुत सारे बच्चों को मेंशन किया है, लेकिन इस चैप्टर में स्पेशली 3 बच्चों को मेंशन किया गया है। पहला साहेब, दूसरा है आपका सविता, और तीसरा है आपका मुकेश। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज साहब, साहब कौन था, और व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था, एंड व्हाई, और क्यों कर रहा था। तो इसका आंसर है साहब वाज अ यंग बॉय। साहब जो था वो एक यंग बॉय था, एक छोटा सा लड़का था। हु वाज लुकिंग फॉर गोल्ड, जो गोल्ड तलाश रहा था। यहां गोल्ड रेफर करता है वैल्यूएबल थिंग्स को, ऐसी वस्तुओं को जिनको वो बेचकर उनसे कुछ अर्जित कर सके। तो जो कि लुकिंग फॉर, तलाश रहा था गोल्ड, किसको, गोल्ड को, इन द गार्बेज डंप्स, और कहां तलाश रहा था उन वैल्यूएबल थिंग्स को, गार्बेज डंप्स में। तो गार्बेज डंप मीन्स होता है कूड़े का ढेर, जो कि कूड़े के ढेर में वैल्यूएबल थिंग्स को तलाश रहा था। ऑफ द बिग सिटी, कहां के, उस बड़े शहर का जो गार्बेज डंप था, उस गार्बेज डंप से वो वैल्यूएबल थिंग्स सर्च आउट कर रहा था। काहे के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, या यूं कह लो उसी गार्बेज डंप से रैग पिकिंग करके ही वो अपनी जीविका चलाता था। He had left his home, और क्वेश्चन पूछा गया है कि वो व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई, क्यों कर रहा था और क्या कर रहा था। तो कर क्या रहा था, वो रैग पिकिंग कर रहा था। और कहां रैग पिकिंग कर रहा था, कूड़े के ढेर में। कहां से, एक बड़े से दिल्ली जैसे शहर के पास में, या दिल्ली जैसे शहर की रेंज में आता है एक सीमापुरी का इलाका, और उसी सीमापुरी के इलाके में एक बड़ा सा कूड़े का ढेर है, और वहीं पर अनीश जंग का घर है। तो अनीश जंग की अक्सर मुलाकात हो जाती थी, किससे, साहिब आलम से। तो ही हैड लेफ्ट हिज होम इन ढाका, जो ढाका में घर था किसका, साहिब आलम का, वो एक्चुअली मेन रूप से कहां का रहने वाला है, ढाका का रहने वाला है, जो कि कैपिटल है कहां की, बांग्लादेश की, ढाका बांग्लादेश। एंड केम टू बिग सिटी, और वो उस बड़े शहर में आ गया था इन सर्च ऑफ लिविंग, काहे की तलाश में, अपनी जीविका की तलाश में। और ही हैज नथिंग एल्स टू डू, साहेब के पास दूसरा और कोई काम करने को नहीं है। रीजन ये है कि काम की तो तब सोची जाएगी जब पेट में रोटी होगी, और पेट में रोटी का एक ही जरिया है साहिब आलम के पास, और वो जरिया है रैग पिकिंग के थ्रू वो जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी कमाता। तो उसके पास इसीलिए करने को और दूसरा काम नहीं था, टू डू बट पिक रैग्स, सिवाय रैग पिकिंग के उसके पास दूसरा कोई काम नहीं था। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको मनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और पैसा उसके पास बिल्कुल नहीं था। तो जैसे तैसे रैग पिकिंग करके वो अपनी जीविका चलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब फुल नेम, साहेब के नाम का पूरा अर्थ क्या है, या साहब का जो शाब्दिक अर्थ है साहेब के नाम का, नाम उसका क्या है, साहिब आलम पूरा नाम। तो साहेब के नाम का अर्थ क्या है, और डज ही नो इट, क्या
हकीकत में उसे अपने नाम का शाब्दिक अर्थ पता है? यह है क्वेश्चन। तो जवाब इसका है द यंग बॉयज फुल नेम वाज साहिबे आलम। वो जो यंग बॉय है उसका पूरा नाम है साहिबे आलम। ये उस बच्चे का नाम दिया गया है जो कि है साहिबे आलम, which means, और उसके नाम का अर्थ होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिबे आलम के नाम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका नाम का अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक, जो पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड है, ये अर्थ है उसके नाम का। और फिर कहा गया ही डज नॉट नो रियल मीनिंग। वास्तव में हकीकत यह थी कि उसे अपने नाम का अर्थ पता नहीं था कि वास्तव में उसके नाम का अर्थ क्या होता है। ही डज नॉट नो रियल मीनिंग ऑफ द नेम। उसे अपने नाम का वास्तविक अर्थ पता नहीं था। और इफ ही न्यू इट, और अगर पता भी होता, ही वुड हार्डली बिलीव इट, तो मुश्किल से ही वो इस पर भरोसा कर पाता, क्योंकि नाम तो साहिबे आलम था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और हकीकत ये थी कि स्थिति ऐसी थी कि राइट पिकिंग करके जैसे तैसे वो अपनी रोजी रोटी चलाता था। तो एक तो उसको नाम पता नहीं था अपने नाम का वास्तविक अर्थ क्या है, और अगर अपने नाम का वास्तविक अर्थ पता भी होता तो मुश्किल से ही वो उस पर बिलीव कर पाता। ऑल डे ही रोम्स, काम उसका क्या था कि सारा दिन वो, रोम्स मीन्स होता है भ्रमण करना या इधर उधर घूमना फिरना। ऑल डे ही रोम्स, सारा दिन वो घूमता रहता था द स्ट्रीट, कहां, उन गलियों की खाक छानता फिरता था, अदर विथ अदर रैग पिकर्स, किसके साथ, जो दूसरे रैग पिकर्स थे और कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, उन कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ सारा दिन वो सीमापुरी की गलियों में खाक छानता फिरता था, कुछ न कुछ कूड़े के ढेर में बीन बांध के जैसे तैसे वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करता था, यही उसका काम था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स में साहब क्या तलाशता था, और व्हेयर वाज ही, एक क्वेश्चन पूछा गया व्हेयर वाज ही, वो एक्चुअल में था कहां, एंड व्हेयर हैड ही कम फ्रॉम, इसमें पूछा गया वो था कहां और वो आया कहां से था। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलता जुलता ऑलरेडी आप पीछे स्टडी कर चुके हैं, तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। साहेब वाज लुकिंग फॉर गोल्ड, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि साहेब वाज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब को क्या तलाश थी, या साहेब किसकी तलाश करता था, क्या खोजता फिरता था, तो साहेब गोल्ड खोजता फिरता था। यहां पे आपको बताया गया गोल्ड रेफर करता है वैल्यूएबल थिंग्स को। तो साहेब वाज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, उस गार्बेज में, उस कूड़े के ढेर में साहब वैल्यूएबल थिंग्स को ढूंढता फिरता था। और ही वाज इन द नेबरहुड ऑफ ऑथर, जो इस चैप्टर की राइटर है अर्थात अनीश जंग, उन्हीं के पड़ोस में वो रहता था। और ही हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, और एक क्वेश्चन इसी में पूछा गया वो आया कहां से था, तो ही हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया था, यूं कह लो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, ढाका से वो यहां आया था विथ हिज मदर, किसके साथ आया था, अपनी मां के साथ, इन 1971, कब, 1971 में वो अपनी मां के साथ ढाका से इंडिया चला आया था, और सीमापुरी में आकर उस गार्बेज डंप के इर्द गिर्द कूड़ा बीन बीन कर जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कीजिए कि फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि कैसे गार्बेज बच्चों के लिए दूसरा अर्थ रखता है अपेक्षाकृत उनके एल्डर से। यहां गार्बेज है तो एक, लेकिन बच्चों के लिए गार्बेज का दूसरा अर्थ है और उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का दूसरा अर्थ है, और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे बच्चों के लिए गार्बेज दूसरा अर्थ रखता है और उनके पेरेंट्स या एल्डर्स के लिए वही गार्बेज दूसरा अर्थ रखता है। तो बताया गया कि बच्चों के लिए वो गार्बेज क्या अर्थ रखता है, तो यंग चिल्ड्रंस स्क्राउंज हीप ऑफ गार्बेज, यंग जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन, वो स्क्राउंज
करते रहते हैं, खोदते फिरते रहते हैं। किसको? उस कूड़े के ढेर को। और क्यों खोदते फिरते हैं? ताकि उसमें वैल्यूएबल थिंग्स तो उनको मिलती ही मिलती हैं, कभी कभार ऐसी भी चीजें उनको खिलौने के तौर पे ऐसी भी चीजें मिल जाती हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यंग चिल्ड्रन स्क्राउंज हीप्स, हीप मीन्स होता है ढेर, हीप्स ऑफ गार्बेज, ये गार्बेज के हीप्स को स्क्राउंड करते रहते हैं यंग चिल्ड्रन। और दे एक्सपेक्ट, और ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि दे एक्सपेक्ट टू गेट सम क्वाइन, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है कूड़े के ढेर से उनको कोई क्वाइन करेंसी मिल जाए, और या वैल्यूएबल थिंग, या ऐसी कोई वैल्यूएबल थिंग मिल जाए इन इट, किसमें? उस कूड़े के ढेर में। उसी चीज को पाने की चाहत में वो स्क्राउंड किया करते हैं उस हीप को, जो कि गार्बेज हीप है, उसको वो स्क्राउंड किया करते हैं इसी उम्मीद में, इसी ख्वाहिश में कि शायद उसमें से उनको कोई क्वाइन मिल जाए, करेंसी मिल जाए, या कोई वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाए। और दे सर्च इट, फिर आगे कहा गया दे सर्च इट, वे सर्च करते हैं या तलाशते हैं कूड़े के ढेर में एक्साइटेडली, बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ वो कूड़े के ढेर में वैल्यूएबल थिंग्स तलाशते रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है उनको क्वाइन भी उसमें से मिल जाए। और फॉर चिल्ड्रन, अब जो कि क्वेश्चन मेनली पूछा गया था कि बच्चों के लिए और एल्डर्स के लिए क्या मायने रखता है वो गार्बेज डंप्स। तो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए वो जो गार्बेज है, कूड़े का ढेर है, वो रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य का एक खजाना है जिसमें से उनको कुछ भी मिल सकता है। और फॉर देयर पेरेंट्स, जबकि उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के एल्डर्स के लिए, एंड द एल्डर्स, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए और एल्डर्स के लिए, इट इज अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स होता है जीविका, जबकि पेरेंट्स और एल्डर्स के लिए वो गार्बेज डंप एक प्रकार से जीवन यापन का एक जरिया है। तो ये तो रहा ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where does author find साहेब, आथर ने अर्थात अनीश जंग ने कहां पाया साहेब को? वन विंटर, एक विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह आथर ने साहब को कहां पाया? और व्हाट डज साहेब ऑफर, और साहब ने क्या ऑफर किया? किसको? अनीश जंग को। तो वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, द ऑथर फाइंड साहेब, जो ऑथर है इस चैप्टर की अर्थात अनीश जंग, तो एक जाड़े की सुबह जो ऑथर थी अर्थात अनीश जंग, वो पाती है साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, पाया उन्होंने कि साहेब जो है एक फेंस पे, जो गेट छह दीवारी में, बाहर से छह दीवारी लगी थी और गेट लगा था, तो अनीश जंग पाती कि उसी गेट के पास, जो छह दीवारी चारों तरफ से घिरी हुई वाल थी और अंदर ग्राउंड में जाने के लिए एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, तो उसी गेट के किनारे अनीश जंग ने साहब को खड़े पाया। ऑफ अ नेबरहुड क्लब, कहां? एक नेबरहुड क्लब, एक क्लब के गेट के पास अनीश जंग ने साहब को खड़े पाया। और एक्चुअली साहब वहां कर क्या रहा है? ही इज वॉचिंग टू यंग मैन, साहब वहां खड़ा दो नवयुवकों को देख रहा है, प्लेइंग टेनिस, क्या करते हुए? टेनिस खेलते हुए। अनीश जंग ने पाया कि साहब गेट के पास खड़ा दो नवयुवकों को टेनिस खेलते हुए बड़ी ही तन्मयता के साथ उन दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। साहेब सेज, और जब अनीश जंग पहुंचती हैं, रूबरू होती हैं किससे? साहिब आलम से, तो साहब सेज, साहब उनसे कहता है दैट ही लाइक्स द गेम। अनीश जंग ने जाके पूछा होगा यहां क्यों खड़े हो? तो साहब ने उनको बेबाकी से कहा कि उसे ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। बट ही इज कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता संतुष्ट, सेटिस्फाइड। तो उन्होंने पूछा होगा कि यहां खड़े होकर तुमको कौन सा आनंद मिलेगा टेनिस का? तो उसने कहा होगा मुझे बहुत पसंद है ये गेम। और उसने ये भी बताया कि बट ही इज कंटेंट, वो सेटिस्फाइड है टू वॉच इट, इसे देख के ही, क्योंकि साहब को भी पता था उसके लिए टेनिस खेलना आसान नहीं, क्योंकि वो टेनिस खेलेगा तो खाएगा क्या? सारा दिन तो उसे कूड़ा बीनना है। तो उसने बताया अनीश जंग को कि वो काफी संतुष्ट है
वॉच इट, इसे देख के ही काफी संतुष्ट है, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यद्यप उसे इस गेम को बिहाइंड द फेंस, फेंस के बिहाइंड, पीछे से उसे खेल को देखने का अवसर मिल रहा, तो उसको फेंस के पीछे से भी, गेट से ही वो उस गेम को देखकर सेटिस्फाइड है या काफी ज्यादा संतुष्ट है, इसीलिए वो वहां खड़ा दो नवयुवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर आस्क साहेब टू डू, ऑथर साहब से क्या करने के लिए कहती हैं, या ऑथर ने, अनीश जंग ने साहब से क्या करने के लिए कहा। तो द ऑथर आस्क्ड, ऑथर जो है अनीश जंग, उन्होंने कहा साहब से अबाउट गोइंग टू स्कूल, उन्होंने साहब से पूछा था, जब मुलाकात हुई थी वो कूड़े के ढेर पे बीन रहा था कूड़ा, तब जाके ऑथर ने उनसे पूछा था ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था कूड़ा बीन रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। तो अनीश जंग ने वहां कहा था कि तुम दूसरा काम क्यों नहीं करते, तो उसने कहा था क्योंकि और करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा तो स्कूल जाया करो, तब का ये क्वेश्चन है। तो द ऑथर आस्क्ड साहब, ऑथर साहब से पूछती हैं कि अबाउट गोइंग टू स्कूल, कहती हैं या पूछती हैं काहे के लिए, ऑथर कहती हैं साहब से अबाउट गोइंग टू स्कूल, काहे के लिए, स्कूल जाने के बारे में या स्कूल जाने के लिए। तो साहब एक्सप्लेन, तो जवाब में साहब जवाब देता है किसको, अनीश जंग को, दैट देयर वाज नो स्कूल, साहब जवाब देता है अनीश जंग को बड़ी बेबाकी के साथ कि वहां उसके जहां वो रहता है वहां इर्द गिर्द कोई स्कूल है ही नहीं, तो वो जाए कहां। दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, बेबाकी से वो बताता है ऑथर को कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। और ही प्रॉमिस्ड, लेकिन इतना वादा वो कर लेता है किससे, अनीश जंग से, कि टू गो टू स्कूल व्हेन दे बिल्ट वन, जब वे लोग बनाएंगे ऐसा कोई स्कूल जिसमें जाके वो स्टडी कर सके, तो उसने वादा किया था कि वो स्कूल जरूर जाएगा। इस वर्ड में यहां एक वर्ड यूज हुआ है इस सेंटेंस में, दे, तो यहां दे किसको रेफर करता है, दे रेफर करता है उन अथॉरिटीज को, जिम्मेदार लोगों को जो स्कूल निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। तो उसने कहा बेबाकी से कि अगर वे लोग, अथॉरिटीज लोग यहां कोई ऐसा स्कूल बनाएंगे तो मैं बेशक उस स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। यह वादा किया था किसने, साहिब आलम ने, किससे, अनीश जंग से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट जॉब डिड साहब टेक अप, अब साहब ने कौन सी जॉब कर ली थी। वाज ही हैप्पी, क्या जो जॉब कर ली थी साहब ने, उस जॉब से वो संतुष्ट था, खुश था। तो चैप्टर में आपको बताया है साहब ने नौकरी कहां कर ली थी, एक टी स्टॉल पे। तो साहब टुक द जॉब एट टी स्टॉल, साहब ने जॉब कहां कर ली थी, एक टी स्टॉल पे जॉब कर ली थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट, लेकिन वो उस जॉब से कतई संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, रीजन क्या था कि पैसे तो जरूर उस जॉब से उसको अच्छे मिल रहे थे, लेकिन उसकी जो बेबाकी थी, बेपरवाही थी उसकी जो, वो अब उससे छिन चुकी थी। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यहां पे हिज ओन मास्टर, ओन मास्टर मीन होता मर्जी का मालिक। पैसे तो जरूर अब अच्छे मिलने लगे थे टी स्टॉल पे जॉब करके, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ था कि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, क्योंकि जब कूड़ा बीनता था तो अपनी मर्जी का मालिक था, जहां मन करता था वह आता था, जहां मन करता था वहां जाता था। लेकिन जब उसने टी स्टॉल पे जॉब कर ली, अब उसकी बेफिक्री और उसकी आजादी उससे छिन गई थी। अब तो उसको दूसरे के अधीन रहना था, दूसरों की इच्छा के अकॉर्डिंग उसे काम करना था। और यही रीजन था कि उस नौकरी को करके पैसा तो जरूर अच्छा मिलता था साहब को, लेकिन वो कतई उस जॉब के करके संतुष्ट नहीं था। ही वाज, और रीजन क्या है, क्योंकि ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। हिज फेस हैड लॉस्ट, जब वो जॉब नहीं करता था तो उसके चेहरे पर बेपरवाही, बेबाकी झलकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। हिज फेस हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक, क्योंकि अब उसके चेहरे से जो बेपरवाही के भाव थे वो विलुप्त हो चुके थे। बेबाकी के जो भाव थे, मर्जी के मालिक का जो उसका अपना अंदाज था, वो अब उससे छिन चुका था। अब उसके चेहरे से लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो बेपरवाही थी उसके चेहरे से वो छिन चुकी थी। ऑल्दो ही अर्न्ड 800
रुपीज। वैसे यहां रुपीज का सिंबल नहीं यूज हुआ है, 800 रुपीज है। यद्यप उसने वो अर्न करता था, उस जॉब को करके, टी स्टॉल पे जॉब करके वो पर मंथ 800 रुपीज अर्न करता था, लेकिन इसके बावजूद वो कतई संतुष्ट नहीं था, कतई खुश नहीं था। और रीजन उसका क्या है? क्योंकि जॉब को करके पैसे जरूर उसके मिलते थे, लेकिन उसकी आजादी उससे छिन गई थी, बेपरवाही उसकी छिन गई थी, और ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और यही रीजन है कि 800 रुपीज पर मंथ अर्न करने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं था उस जॉब से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ हैज द ड्रीम कम ट्रू फॉर साहेब। साहेब के लिए कैसे एक सपने के साकार होने जैसा था, बट व्हाट इज आउट ऑफ हिज रीच। वो कौन सी चीज थी साहब के लिए जो सपने के साकार होने के समान था, और वो कौन सी चीज थी साहब के लिए जो उसकी पहुंच से दूर थी? तो इसका जवाब है, साहेब इज वियरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज। साहेब जो है, जिस वक्त वो टेनिस खेलते हुए दो लोगों को देख रहा था, यह उस वक्त की बात है कि साहेब इज वियरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज। साहब ने उस वक्त टेनिस शूज पहन रखे थे जो कि डिस्कार्डेड थे। वन ऑफ देम हैज अ होल, क्योंकि वो रिजेक्टेड शूज थे, किसी के दिए हुए शूज थे, क्योंकि साहब के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो टेनिस शूज अफोर्ड कर सके। एब्सोल्युटली वो शूज उसको किसी के द्वारा दिए गए होंगे, उस बच्चे के द्वारा जिसने उन जूतों को पहनने से, कोई अमीर बच्चा रहा होगा जिसने उन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया था। वो जूते किसके पास आ गए थे? अब साहब के पास। तो साहब उन जूतों को पहने हुए था जब वो टेनिस देख रहा था। तो वन ऑफ देम हैज अ होल, जो जूते साहब ने पहन रखे थे उन जूतों में से एक जूते में एक होल था, और साहब डज नॉट बोथर अबाउट द होल। साहब उस होल से, जो छेद था एक जूते में, उससे जरा सा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, या वो छेद कतई साहब को परेशान नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फॉर वन, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए हु हैव वॉक्ड, जो चलता रहा हो, वॉक्ड बेयरफुट, जो हमेशा नंगे पैर घूमता रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए इवन शूज विथ अ होल, ऐसे जूते जिनमें से किसी जूते में भले ही छेद क्यों ना हो, एक जूता थोड़ा सा फटा ही क्यों ना हो, इज अ ड्रीम कम ट्रू। ये चीज किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। ड्रीम कम ट्रू मतलब ये चीज किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक का जवाब आपको मिल गया। दूसरा क्या है कि व्हाट इज आउट ऑफ हिज रीच, वो कौन सी चीज है जो उसकी रीच से, उसकी पहुंच से बाहर है। तो बट, लेकिन टेनिस, जिस गेम को वो बड़ी ही इंटेंटली देख रहा था, वो जो गेम था टेनिस, द गेम ही इज वॉचिंग, वो गेम जो वो बड़ी शिद्दत से इंटेंटली देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, और वो गेम है जो उसकी रीच से, उसकी पहुंच से परे है। चाह के भी वो टेनिस गेम को पा नहीं सकता, या अपने लिए वो टेनिस खेल नहीं सकता, देख के ही उसे संतुष्ट होना पड़ता है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज मुकेश। जैसा कि आपको बताया गया है, इस चैप्टर में 3 छोटे बच्चों को मेंशन किया गया। तो अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन बिलोंग करते थे किसको? साहब को। अब बात करते हैं, एक दूसरा कैरेक्टर इस चैप्टर में है जिसका नाम है मुकेश। तो यहां जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये किसको बिलोंग करते हैं? मुकेश को। ये मुकेश एक दूसरा बच्चा है, वो भी काफी गरीब है। तो मुकेश इज अ सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। अब हम परे हटके थोड़ा दूसरे बच्चे की बात करते हैं, जिसमें एक बच्चा है मुकेश, जिसका पूरा परिवार बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। तो मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश जो है एक गरीब बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले की संतान है, ऑफ फिरोजाबाद। कहां के? फिरोजाबाद के एक बैंगल मेकर की संतान है, या बेटा है। कौन? मुकेश। व्हेयर एवरी अदर फैमिली, ये कहां की बात की जा रही? फिरोजाबाद की। कि व्हेयर, जहां
एवरी अदर फैमिली मीन्स होता है हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड, लिप्त है इन मेकिंग बैंगल्स, काहे में? बैंगल्स मेक करने में या चूड़ियां बनाने में। फिरोजाबाद का आलम यह है कि जिस परिवार से बिलोंग करता है वहां के मोहल्ले में हर दूसरा परिवार चूड़ियों को बनाने में इन्वॉल्व है। ही इंसिस्ट, मुकेश जोर देकर कहता है, मुकेश जोर देता है, इंसिस्ट मीन्स होता है फोर्स या जोर देना। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वैसे जहां पे मुकेश रहता है वहां के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग लगभग अपने पूर्वजों के बिजनेस को ही अपना लिया है और सारे लोग बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। यद्यपि बैंगल मेकिंग से उनको पर्याप्त रूप से इतना पैसा नहीं मिल पाता कि वो अपनी जीविका इजीली चला सकें, लेकिन उसके बावजूद और कोई काम कर नहीं सकते वो, क्योंकि हर काम के लिए, कोई भी नया बिजनेस करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती और फिरोजाबाद के उन नौजवानों के पास पूंजी है नहीं जिससे वो नया बिजनेस कर सकें। एज अ रिजल्ट सारे लोग अपने अपने पूर्वजों के व्यवसाय को ही आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुकेश उनमें से नहीं, मुकेश उनसे बिल्कुल परे है। वो जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वो अपनी मर्जी का मालिक बनेगा, अपनी मर्जी के अनुसार अपने व्यवसाय को चुनेगा और दूसरे लोगों की तरह नहीं या परिपाटी के अनुसार, ऐसा नहीं कि जो पूर्वजों का व्यवसाय है उसी में वो लिप्त हो जाएगा। वो इस बात पे जोर देता है कि वो अपना खुद का मास्टर बनेगा, मर्जी का मालिक बनेगा, मन चाहा काम करेगा। और हिज ड्रीम इज टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना है एक मोटर मैकेनिक बनने का, ना कि एक बैंगल मेकर बनने का। तो हिज ड्रीम इज टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, और वो कार चलाना चाहता है। तो कार खरीद के चलाना तो उसके बस का रोग है नहीं, वो चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बन जाए जिससे डिफरेंट टाइप की सब गाड़ियों को चलाने का वो आनंद ले सके, इसीलिए वो मोटर मैकेनिक बनने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के बारे में आपने क्या जाना फ्रॉम दिस चैप्टर? इस चैप्टर से आपने फिरोजाबाद के बारे में क्या जाना? तो इसका जवाब है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। आपको भी पता है कि फिरोजाबाद जो है वो ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद जो है उसको हब बोला जाता है, काहे का? ग्लास ब्लोइंग आर्टिकल्स का। तो आप ये कह सकते हैं कि फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद मशहूर है फॉर इट्स ग्लास बैंगल, काहे के लिए? अपने ग्लास बैंगल्स के लिए। और इसके अलावा इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग, इसके साथ साथ इंडिया के ग्लास ब्लोइंग का वो सेंटर है या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है। कौन? फिरोजाबाद। जितना जो आपका ग्लास आर्टिकल्स है फिरोजाबाद में बनता, शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनता। तो यूं कह सकते हैं आप कि जो फिरोजाबाद है वो सेंटर है, काहे का? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। आगे, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस। फिरोजाबाद में और क्या फिरोजाबाद की खासियत है कि फिरोजाबाद में रहने वाली जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज या परिवार, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, फैमिलीज ने अपनी पीढ़ियां गुजार दी हैं, परिवारों ने अपनी पीढ़ियां गुजार दी हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। कहां? फर्नेसेस मीन्स होता भट्टियां, जो गर्म भट्टियां होती हैं। तो परिवारों ने अपनी पीढ़ियां गुजार दी हैं उन फर्नेस के इर्द गिर्द काम करते हुए। और वेल्डिंग ग्लास, काम क्या करते हैं? वेल्डिंग ग्लास, ग्लास की जो चूड़ियां बनाई जाती हैं तो उन चूड़ियों को जोड़ना पड़ता है, उसे ही बोला गया है वेल्डिंग ग्लास। वेल्डिंग ग्लास करते हुए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन, उन सभी महिलाओं के लिए, इन द लैंड, जो इस पृथ्वी पर हैं। या यूं कह लो, ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए चूड़ियां बनाने के लिए फिरोजाबाद के जो परिवार हैं वो शिद्दत से लगे हुए हैं। और एवरी अदर फैमिली, और क्या खासियत है फिरोजाबाद की कि एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, कहां का? फिरोजाबाद का, इज इंगेज्ड, लिप्त है। इंगेज मीन्स
लिप्त है इन मेकिंग बैंगल्स, काहे में? बैंगल्स बनाने में, चूड़ियां बनाने में। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लिप्त है या संलिप्त है, क्योंकि वहां का मेन बिजनेस ही है बैंगल मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज मुकेश हाउस लोकेटेड। अब मुकेश का घर कहां लोकेटेड है, मुकेश का घर कहां स्थित है, और व्हाट इज ही प्राउड ऑफ, और कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से मुकेश गर्व कर रहा, तो वो कौन सी चीज है जिस पे उसे प्राउड ऑफ, गर्व है। मुकेश का घर कहां है और उसे किस बात का गर्व है? तो आंसर इसका है मुकेश हाउस इज लोकेटेड इन अ स्लम एरिया। स्लम कहते हैं मलिन बस्तियों को, या जहां झोपड़पट्टियों वाले घर होते हैं, काफी आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे होते हैं, ऐसे परिवारों को जो दयनीय हालत में रहते हैं उनको हम स्लम एरिया बोलते हैं। तो मुकेश हाउस, मुकेश का घर भी लोकेटेड स्थित है इन अ स्लम एरिया, कहां? एक मलिन बस्तियों में, कह लो एक काफी स्लम एरिया में, जो मलिन बस्तियां हैं उन्हीं में मुकेश का घर स्थित है। द लैंड्स, लैंड्स मीन्स होता है गलियां, स्ट्रीट्स। द लैंड्स स्टिंक, स्टिंक मीन्स होता है बैड स्मेल, तो द लैंड्स स्टिंक विथ गार्बेज, गलियां जो है वो काफी बदबूदार हैं, गलियों से काफी बैड स्मेल आती है। विथ गार्बेज, काहे की? गार्बेज की। क्यों? क्योंकि गार्बेज से नालियां पटी पड़ी हैं और बड़ी बैड स्मेल उन गलियों से आती रहती है जहां मुकेश का घर स्थित है। द होम्स आर हॉवेल्स, हावेल्स कहते हैं एक ऐसा घर जो बड़ी ही बैड कंडीशन में हो, झोपड़पट्टी में, या यूं कह लो झोपड़ी नुमा। द होम्स आर हॉवेल्स, तो उस जहां मुकेश का घर स्थित है वहां के घरों की हालत बड़ी दयनीय है। हॉवेल्स कहते हैं वही बड़ी बदतर स्थिति के घर जो आधे टूटे फूटे झोपड़पट्टी नुमा बने हुए। तो द होम्स आर हॉवेल्स, वहां के घर जो हैं वो झोपड़पट्टी नुमा हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स मीन्स होता है टूटी फूटी दीवारों से बने हुए हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली डोर्स बोलते हैं ऐसे दरवाजों को जो हुक पे टंगे होते हैं, कब्जों में लगे नहीं होते हैं, लड़खड़ाते हुए दरवाजे। तो हर घरों में वो दरवाजे जो लगे हुए हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं हैं, वो काफी लो क्वालिटी के और लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं जो हुक पे लगे होते हैं। ऐसे दरवाजे उन झोपड़पट्टियों के गेट पर लगे हुए ज्यादातर घरों की यही हालत है। एंड नो विंडोज, और जिन जो घर बने हुए हैं बस्तियों में उन घरों में विंडोज नहीं है, खिड़कियां नहीं हैं, और जब खिड़कियां नहीं हैं तो उचित प्रकाश और वायु का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो एंड नो विंडोज, वो जो घर है उनमें ना तो विंडोज हैं ना खिड़कियां हैं, और इट इज क्राउडेड विथ ह्यूमन्स, और वो जो घर है वो क्राउडेड, क्राउडेड मीन्स भरे हुए हैं, किससे? विथ ह्यूमन्स, इंसानों से, एंड एनिमल्स, और जानवरों से। मतलब घरों के अंदर एक तो छोटे घर हैं और उन्हीं घरों में जो छोटे छोटे कमरे बने हुए या जो पार्टीशन बने हुए हैं वो पार्टीशन खचाखच भरे हुए हैं, किससे? इंसानों और जानवरों से। तो इंसानों और जानवरों मतलब जो बकरियां वकरियां पली हुई हैं वो भी उसी में जैसे तैसे रखी जा रही हैं। तो बड़ी बदतर स्थित है उस स्लम एरिया के घरों की। तो जो घर भी हैं इट इज क्राउडेड, वो भरे हुए हैं, विथ ह्यूमन्स, इंसानों से, एंड एनिमल्स, और जानवरों से। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था उसे गर्व किस बात का है? तो ही इज प्राउड, उसे गर्व है, ही इज प्राउड ऑफ दैट हिज हाउस इज बीइंग रीबिल्ड, उसे गर्व है कि उसके घर की मरम्मत हो रही है, उसका घर दोबारा से मेंटेनेंस हो रहा उसके घर का, जो है तो बड़ी बदतर स्थिति का, लेकिन गरीब के लिए एक ईंट लगवाना भी खुशी की बात होती। तो उसे गर्व इस बात का है कि उसका घर रिबिल्ट हो रहा है, फिर से उसके घर की मरम्मत हो रही, और इसी बात का उसे गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ वुड यू रिगार्ड मुकेश फादर्स लाइफ एंड अचीवमेंट। आप किस तरह देखते हैं किसको? मुकेश के पापा की लाइफ को एंड अचीवमेंट, और उनकी उपलब्धि को आप किस तरह देखते हैं? तो मुकेश फादर वाज बॉर्न
मुकेश के जो पिताजी थे वो पैदा हुए थे इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। किस जात में या किस कास्ट में? बैंगल मेकर की कास्ट में मुकेश के पापा पैदा हुए थे। और हिज फादर वाज ब्लाइंड, और मुकेश के पापा के जो पापा अर्थात मुकेश के दादाजी वो क्या थे? ब्लाइंड, वो अंधे हो गए थे। और किसकी वजह से अंधे हुए थे? विथ द डस्ट, उस डस्ट की वजह से, फ्रॉम पॉलिशिंग, जो निकलती है काहे से? उन बैंगल्स को पॉलिश करते समय जो उससे डस्ट निकलती है, उस डस्ट की वजह से ही मुकेश के पापा जी ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। द ग्लास ऑफ बैंगल्स, और काहे की डस्ट से? पॉलिशिंग से निकलने वाली जो डस्ट थी ग्लास ऑफ बैंगल्स। काहे की? ग्लास ऑफ बैंगल्स को पॉलिश करते हुए उसमें से जो निकलने वाली डस्ट थी, उस डस्ट की वजह से ही अपनी आंखों की रोशनी से मुकेश के दादाजी क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे। और ही हैड वर्कड हार्ड, और उन्होंने काफी कठिन परिश्रम किया था। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक काफी कठिन परिश्रम किया था मुकेश के दादाजी ने। और ही हैड फेल्ड, उसके बावजूद वो असफल हुए। टू रेनोवेट, रेनोवेट मीन्स होता है रीबिल्ड, मरम्मत। इसके बावजूद वो फेल्ड हुए, असफल हुए। टू रेनोवेट अ हाउस, एक घर का मरम्मत करा पाने में, घर की मरम्मत करा पाने में, उसे पुनः दोबारा रिबिल्ड करा पाने में वो असफल रहे। टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और इतना ही नहीं, ना तो वो घर बनवा पाए, घर बनवा पाने में भी असफल रहे, घर की मरम्मत करा पाने में भी असफल रहे। यद्यपि उन्होंने कठिन परिश्रम वर्षों किया, लेकिन उसके बावजूद अर्निंग इतनी नहीं हो पाई कि उनका लाइफ स्टैंडर्ड कुछ बढ़ सके। जैसे तैसे अपनी जीविका ही चला पा रहे थे। और एज अ रिजल्ट ना तो वो अपने घर को रिबिल्ड करा पाए, और ना ही टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाए। तो कुल मिला के मुकेश के पापा जो थे ना तो बच्चों को स्कूल भेज पाए, और कठिन परिश्रम वर्षों करने के बावजूद भी अपने घर की मरम्मत भी नहीं करा पाए। तो ये था मुकेश के पापा की लाइफ का अचीवमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविता इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। सविता जो है वो प्रतीक है किसका? इनोसेंस, बेपरवाही का, अनजाने का, एंड एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का। इस चीज को आपको कमेंट करके बताना कि कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि सविता जो है वो बेपरवाही का और स्किल्ड, एफिशिएंसी मीन्स होता है स्किल्ड, दक्षता या क्षमता। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि सविता जो है वो दक्षता और बेपरवाही का एक प्रतीक है? तो आंसर इसका है कि सविता इज अ यंग गर्ल। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली साहेब की, हमने बात कर ली मुकेश की, अब थोड़ी बात हो जाए सविता की। तो सविता इज अ यंग गर्ल, सविता एक यंग गर्ल है, छोटी लड़की है। हु हैज पुट ऑन, जिसने धारण कर रखा है, पुट ऑन मीन्स पहन रखा है या धारण कर रखा है। अ ड्राइव पिंक ड्रेस, एक काफी भद्दी सी, ड्राइव कहते हैं जब कोई कलर, जब कपड़ा पुराना हो जाता तो वो काफी ज्यादा भद्दा लगने लगता है, कलर उसका उड़ जाता है। तो सविता के साथ क्या है कि सविता एक छोटी सी लड़की है जिसने एक भद्दे कलर की पिंक ड्रेस पहन रखी है। और भद्दा कलर इसीलिए कहा गया क्योंकि पुराना होने की वजह से उसका कपड़ा, या जो कपड़े सविता ने पहन रखे हैं वो काफी पुराने हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका कलर फेड हो गया, और इसीलिए उसको ड्राइव पिंक कलर, पिंक बोला गया। तो सविता ने एक भद्दे कलर की, पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। और सी इज सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो कर क्या रही है? जो बैंगल बनाए जाते हैं तो उनको फोल्ड करके, सर्कुलर करके, टांका रख के जोड़ना पड़ता है, उसी को सोल्डरिंग बोलते हैं। तो सी इज सोल्डरिंग, वो जोड़ रही है पीसेज ऑफ ग्लास, किसको? उन ग्लास के पीसेस को जोड़ रही है। और हर हैंड्स मूव, और काम करते रहने की वजह से, कंटिन्यू, जब से उसने होश संभाला है उसी काम में वो लिप्त है, जिसकी वजह से उसके हाथ बिजली की माफिक चलते हैं। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और मशीन की तरह उसके हाथ चलते हैं। लाइक द टॉन्ग्स, जैसे
टॉन्ग्स होता है मशीन का, काम करता है जल्दी जल्दी, उसी तरह बड़ी फुर्ती से फटाफट जल्दी जल्दी वो उनको जोड़ जोड़ के रख रही है। तो किसकी तरह? टॉन्ग्स ऑफ अ मशीन की तरह उसके हाथ तेजी से काम कर रहे हैं। कौन सा काम करने में? सोल्डरिंग करने में। किसको? उन पीसेज ऑफ ग्लास को। सी इज इनोसेंट, वो बेपरवाह है, अनजान है। एज सी इज इग्नोरेंट अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स टू मेक। यद्यपि वो अनजान है उन चूड़ियों की, सैंक्टिटी मीन्स होता पवित्रता, यद्यपि वो उन चूड़ियों की पवित्रता से अनजान है, जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद कर रही है उन चूड़ियों की पवित्रता से वो अनजान है। उसे पता ही नहीं है कि इन चूड़ियों का क्या महत्व होता है, इन चूड़ियों की क्या पवित्रता होती है, ये शायद उसे पता भी नहीं है। जिन चूड़ियों को वो बना रही है, एक औरत की लाइफ में उन चूड़ियों की क्या वैल्यू है, शायद अभी उसे ये ज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी छोटी सी उम्र है, अभी उसे इतनी दुनियादारी नहीं पता है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ इज मुकेश डिफरेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मुकेश कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। जो दूसरे बैंगल मेकर हैं, कहां के? फिरोजाबाद के, उनकी तुलना में मुकेश कैसे उनसे अलग है? तो मुकेश इज क्वाइट डिफरेंट। जवाब कहा गया है कि क्यों कहा गया है कि मुकेश दूसरे फिरोजाबाद के बैंगल मेकर से बिल्कुल अलग है। तो क्योंकि मुकेश इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर। मुकेश जो है वो दूसरे बैंगल मेकर से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है ऑफ फिरोजाबाद। कहां के? फिरोजाबाद के। बिकॉज, रीजन अब बताया गया है, बिकॉज ही हैज द करेज, क्योंकि उसके अंदर साहस है, उसके अंदर जज्बा है, टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स होता है किसी नए कार्य को करने की शुरुआत या नए कार्य को करने का इरादा। तो उसके अंदर साहस है, टू टेक इनिशिएट, नई चीज को, कुछ नया करने का। एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली, और जो परिवार की एक रूढ़िवादिता कह लो या परंपरागत परिवार में होने वाला जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय से परे हटकर एक नई सोच और एक नई चीज करने का जज्बा उसके अंदर है। वो कतई सेटिस्फाइड नहीं है कि वो भी अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ाए, इसके लिए वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो नई पहल की शुरुआत करने के लिए, एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन, और जो फैमिली ऑक्यूपेशन है, पारंपरिक ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय, उससे तोड़ने का और नई चीज शुरुआत करने का, नई चीज करने का जज्बा मौजूद है। किसके अंदर? मुकेश के अंदर। और इसीलिए मुकेश दूसरे बैंगल मेकर से डिफरेंट है। कहां के? फिरोजाबाद के। और ही हैज स्ट्रांग विल, उसके अंदर काफी दृढ़ इच्छा है। स्ट्रांग विल मीन्स दृढ़ इच्छा। ही हैज स्ट्रांग विल पावर ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, उसके अंदर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन करने का एक मादा छुपा हुआ है, जुनून छुपा हुआ है। तो ही हैज स्ट्रांग विल, उसके अंदर स्ट्रांग, काफी मजबूत, दृढ़, शक्तिशाली इच्छा शक्ति है। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, काहे की? ओन मास्टर, अपना मर्जी का मालिक बनने की। बाय बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, और एक मोटर मैकेनिक बनकर वो मोटर मैकेनिक के तौर पे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए वो दृढ़ संकल्पित है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि मुकेश जो है दूसरे बैंगल मेकर से कहीं अलग है, क्योंकि दूसरे बैंगल मेकर्स जो हैं फिरोजाबाद के जो बच्चे हैं, उन्होंने साहस अपने पूर्वजों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। लेकिन मुकेश उससे संतुष्ट नहीं, वो कहता नहीं, मैं अलग करके रहूंगा, जो मेरी इच्छा है मैं अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस करके अपनी जीविका कमाऊंगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डू बैंगल्स सिंबलाइज। ये जो बैंगल्स है चूड़ियां, ये किसको सिंबलाइज करती हैं, ये चूड़ियां किसका प्रतीक हैं। हाउ इज द इंडियन ब्राइड, और कैसे जो भारतीय नारी है, यहां पे ब्राइड मीन्स दुल्हन होता है, तो हाउ इज द इंडियन ब्राइड, कैसे भारतीय महिला या भारतीय पत्नी ड्रेस्ड, कैसे भारतीय महिला को या भारतीय दुल्हन को कैसे सजाया जाता है या क्या उसकी ड्रेस होती है। एज इंडियन के तौर पर पूछा गया है कि चूड़ियां किसको सिंबलाइज करती हैं और एक भारत की रहने वाली किसी स्त्री के दुल्हन का लिबास क्या होता है। तो बैंगल्स सिंबलाइज ऑस्पिशियसनेस, सौभाग्यशालिता, या जो बैंगल्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं किसको, ऑस्पिशियसनेस को, बहुत ही सौभाग्यशाली माने जाते हैं और ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है किसको, बैंगल्स को। इन मैरिज, और इनको काफी शुभ माना जाता है। बैंगल्स जो है ये शुभ का को सिंबलाइज करते हैं या सौभाग्य को सिंबलाइज करते हैं, स्पेशली कहां, इन मैरिज, शादी विवाह में। कोई भी इंडियन जो मैरिज है वो बगैर बैंगल के वो संपन्न नहीं होती। तो बैंगल सिंबलाइज ऑस्पिशियसनेस, बैंगल सिंबलाइज करते हैं, प्रतीक हैं किसको या किसको सिंबलाइज करते हैं, ऑस्पिशियसनेस को। कहां, इन मैरिज, शादी विवाह में। फॉर एन इंडियन वुमेन, किसके लिए, इंडियन वुमेन के लिए। अगर कोई फॉरेन वुमेन है वो भले वैल्यू ना दे किसको, बैंगल्स को, लेकिन अगर लेडी इंडियन है और विवाहित है तो उसके लिए चूड़ियों की महत्व या चूड़ियों की महत्ता क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सुहागन महिला जीते जी कभी अपने कलाइयों को सूना होने नहीं देती। वो कहती ये चूड़ियां मेरे सुहाग की निशानी है। तो सविता विल कम टू नो, यद्यप सविता भी छोटी है, उसे इन चूड़ियों की महत्ता के बारे में नहीं पता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सविता विल कम टू नो, सविता ये बात खुद जान जाएगी। द सैंटिटी, पवित्रता, सैंटिटी मीन्स पवित्रता, ऑफ द बैंगल्स, जिन चूड़ियों को आज वो बेपरवाही से बना रही है। आज तो भले उसे उन चूड़ियों की महत्ता का एहसास नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे खुद इन चूड़ियों की पवित्रता का एहसास हो जाएगा। और कब ऐसा होगा, when, जब सी बिकम्स अ ब्राइड, जब वो भी एक ब्राइड बनेगी, वो भी एक दुल्हन बनेगी, तब इन चूड़ियों की महत्ता का पता उसे अपने आप चल जाएगा। जब वो क्या बनेगी, एक ब्राइड बनेगी, दुल्हन बनेगी। द हेड ऑफ अ ब्राइड इज ड्रैप्ड, उस वक्त जो ब्राइड का सर है वो ड्रैप किया जाएगा विथ अ रेड वेल। रेड वेल मीन्स होता लाल घूंघट से। जब शादी विवाह होता है तो उस दौरान दुल्हन के सर पे पल्लू डाला जाता है, चुन्नी डाली जाती है रेड कलर की। तो जब वो भी एक दिन यंग होगी, जवां होगी, तब उसके भी जब विवाह का संपन्न होगा उसके भी सर पे लाल रंग का घूंघट डाला जाएगा, तब उसे इन चूड़ियों का एहसास या चूड़ियों की महत्ता का एहसास अपने आप हो जाएगा, जब एक दिन उसके सर पर लाल रंग का पल्लू डाला जाएगा घूंघट के रूप में, वेल में घूंघट। और हर हैंड्स आर डाइड विथ रेड हिना, और उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जाएगी और रेड बैंगल्स। और तब ये जो लाल रंग की चूड़ियां बनाई जा रही हैं तो रेड बैंगल्स, और फिर जब रेड बैंगल्स को आर रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, जब इन लाल रंग की चूड़ियों को उसकी कलाइयों में पहनाया जाएगा, तब उसे अपने आप इन चूड़ियों की पवित्रता और इन चूड़ियों की महत्ता का एहसास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द मिजरेबल plight ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के रहने वाले लोगों की दयनीय हालत, दुर्दशा क्या है। और फिर कहा गया कि मेंटेन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो अब चूंकि 60 आंसर और हो चुके हैं, ये लॉन्ग आंसर है, और लॉन्ग आंसर में पूछा गया है कि वर्णन कीजिए
फिरोजाबाद के लोगों की दयनीय स्थिति का, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है कि मेंशन द हैजार्ड्स, मेंशन कीजिए हैजार्ड्स, उन जोखिमों को ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो जोखिम होते हैं कहां, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए जो खतरे हैं, जो रिस्क हैं, जो जोखिम हैं, उनको मेंशन कीजिए। तो आइए देखते हैं ये लॉन्ग आंसर। द ऑथर अनीस जंग, जैसा कि आपको बताया गया है, इस चैप्टर को लिखा है किसने, अनीस जंग ने। वो एक इंडियन पोएट थी, जन्मी कहां थी, राउरकेला में 1964 में। तो द ऑथर अनीस जंग डिस्क्राइब्स, ऑथर अनीस जंग जो है वो डिस्क्राइब करती हैं, वर्णित करती हैं द मिजरेबल प्लाइट, दयनीय स्थिति को, दुर्दशा को, ऑफ द पीपल, लोगों की, ऑफ फिरोजाबाद, कहां के, फिरोजाबाद के। तो पोएट अनीस जंग जो हैं वो फिरोजाबाद के लोगों की दयनीय स्थिति को मेंशन करती है, वर्णन करती हैं। और दिस सिटी इज फेमस, फिर आगे बताया गया ये जो शहर है काहे का, फिरोजाबाद का। तो दिस सिटी इज फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, और आपको पता होगा कि फिरोजाबाद मशहूर है काहे के लिए, चूड़ियों के लिए। तो दिस सिटी अर्थात किसकी सिटी, किस सिटी की बात की गई, यहां बात की गई है फिरोजाबाद की। तो दिस सिटी इज फेमस, ये शहर मशहूर है काहे के लिए, बैंगल मेकिंग के लिए। फिर नेक्स्ट आगे कहा गया है द बैंगल इंडस्ट्री हैज मेनी हेल्थ हैजार्ड्स, ये जो बैंगल्स इंडस्ट्रीज हैं ये काफी ज्यादा हेल्थ हैजार्ड्स रखती हैं, काफी ज्यादा यहां काम करने से सेहत को काफी खतरा होता है, सेहत को काफी नुकसान होता है, कई सारे हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। किसकी वजह से, बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करने की वजह से। सर्टेन फोर्सेस, और कुछ फोर्स हैं, कुछ ताकतें हैं, निश्चित तौर पे कुछ ऐसी ताकतें हैं, लाइक मिडिलमैन, जैसे कि बिचौलिए, मनी लेंडर्स, जैसे कि साहूकार आदि लोग, इनकी वजह से कंबाइंड टू इंट्रैप द पुअर वर्कर्स, ये लोग आपस में मिलकर एक ऐसा मकर जाल बिनते हैं जिस मकर जाल में गरीब बेचारे बैंगल मेकर फंस जाते हैं, कहां के, फिरोजाबाद के, और चाह कर भी जीवन भर वो कभी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। एवरी अदर फैमिली, और फिरोजाबाद की दूसरी खासियत क्या है कि जीवन भर बेचारे वो जो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है वो पूरा जीवन अपना बैंगल मेकिंग में गुजार देते हैं, और बैंगल मेकिंग से उनको इतना भी पर्याप्त नहीं मिल सकता कि वो अपना जीवन सामान्य ढंग से गुजार सकें, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इज इंगेज्ड, लिप्त है, इन बैंगल मेकिंग, काहे में, चूड़ियां बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जैसा कि आपको बताया गया कि फिरोजाबाद जो है वो सेंटर है किसका, इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। कहां, इंडिया में वो ग्लास ब्लोइंग का सेंटर माना जाता है, किसको, फिरोजाबाद को। पीपल हैव स्पेंट जनरेशंस, और लोगों ने अपनी पीढ़ियां गुजार दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, कहां, इन फर्नेसेस के इर्द गिर्द काम करते हुए लोगों ने अपनी पीढ़ियां गुजार दी हैं। और क्या करते हुए, वेल्डिंग ग्लास मेकिंग, ग्लास को वेल्ड करते हुए, बैंगल्स को जोड़ते हुए, फॉर ऑल द वुमेन इन इंडिया, उन सभी औरतों के लिए या भारत की सभी महिलाओं के लिए। ये भारत की महिलाओं के इसलिए कहा गया है क्योंकि इंडियन वुमेन जो है वो काफी ज्यादा तवज्जो देती है किसको, बैंगल्स को। ओवर 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 से भी ज्यादा बच्चे वर्क्स, काम करते हैं इलीगली, लीगली नहीं, इलीगली, इन द फर्नेस, सॉरी, इन द ग्लास फर्नेसेस, इन ग्लास फर्नेसेस में, इन भट्टियों में 20,000 से ज्यादा बच्चे गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, विथ हाई टेम्परेचर, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, इन डिंगी सेल्स, कहां, इन छोटी छोटी बनी कोठरियों में, विदाउट एयर, जहां ना तो एयर पर्याप्त है,
एंड लाइट, और ना ही प्रकाश पर्याप्त है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, और उस अंधेरे नुमा कोठरियों में काम करते करते आलम यह हो गया है कि उनकी आंखें अब अंधेरे में काम करने के लिए कहीं ज्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं देन टू द लाइट आउटसाइड। बाहर की आउटसाइड लाइट के माहौल में या प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश में काम करने की बजाय अंधेरे में काम करते करते रहने के कारण अब उनकी आंखें अंधेरे में काम करने के लिए कहीं ज्यादा अभ्यस्त हो गई हैं बजाय इसके उजाले के या उजाले में काम करने के। सो मेनी ऑफ देम, जिसका परिणाम यह होता है कि सो इसलिए मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं लूज देयर आई साइट, जो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं बिफोर बिकमिंग अडल्ट्स, बगैर युवावस्था या बगैर वयस्क हुए अपनी आंखों की रोशनी से बहुत सारे लोग महरूम हो जाते हैं। अपनी आंखों की रोशनी से बहुत सारे लोग अडल्ट होने से पहले ही वंचित हो रह जाते हैं। और मुकेश फैमिली, और जो मुकेश का परिवार है, इज वन ऑफ देम, मुकेश का भी परिवार उन्हीं बैंगल मेकिंग फैमिली में से या बैंगल मेकर की फैमिली में से एक है। हिज ग्रैंडफादर, और मुकेश के जो दादाजी हैं, आल्सो बिकेम ब्लाइंड, और इसका उदाहरण तो मुकेश के परिवार में ही मौजूद है। मुकेश के जो दादाजी हैं वो क्या हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए हैं विथ द डस्ट, और किसकी वजह से, उस डस्ट की वजह से, फ्रॉम पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग के थ्रू, पॉलिश के थ्रू निकलती है, द ग्लास बैंगल्स, कहां से, उन ग्लास बैंगल से। ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यहां लेबर LABOUR, हार्ड, ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद, हैव किल्ड देयर इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, मतलब वर्षों के कठिन परिश्रम की वजह से नई चीज की पहल करने की जो इच्छा है उनके अंदर, वो भी अब समाप्त हो गई है। और एबिलिटी टू ड्रीम, और नई चीजों को देखने का या ख्वाब देखने की जो क्षमता है वो भी मिट चुकी है उनके अंदर। मतलब इतना हताश हो चुके हैं, इतना निराश हो चुके हैं कि अब उन्होंने मान लिया है कि उनके जीवन में इसके सिवा और अब कुछ नहीं है। और बैंगल मेकर की परिवार में जन्म लेके ही मानो उनकी खुशियां मिट गईं, और नई चीज की पहल की शुरुआत करने का जो ख्वाब है वो ख्वाब भी दम तोड़ चुका है ऐसे लोगों के अंदर। यह हालत है किसकी, फिरोजाबाद के बैंगल्स मेकर्स की। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज, और जिसका परिणाम यह है कि दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज इनटू अ कोऑपरेटिव, वो कोई संगठन भी मारे डर के वो कोई संगठन भी बना नहीं पाते, या कोई संगठन भी वो नहीं बना सकते जिससे उनको कोई लाभ हो। क्यों, क्योंकि बिकॉज इन डूइंग सो, वैसे अनीश जंग उनको सलाह देती कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं, संगठित क्यों नहीं हो जाते, तो आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलने लगे। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने बताया था अनीश जंग को क्या, कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो बिकॉज इन डूइंग सो, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया, कोऑपरेटिव बनाने का अगर संगठित होने का प्रयास किया, बिकॉज इन डूइंग सो, तो ऐसा करने में दे आर ड्रैग्ड टू जेल, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और फॉर हेल्पिंग, नहीं, जेल में डाल दिया जाएगा फॉर हेल्पिंग देम, और उनकी मदद के लिए देयर इज नो लीडर्स अमंग देम, कोई उनका नेता भी नहीं है जो उनको राह दिखा सके, उनको लीड कर सके और ऑर्गेनाइज, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके। उनके बीच ऐसा कोई लीडर भी नहीं है जो दुख मुसीबत पड़ने पे उनकी मदद कर सके। तो किसके भरोसे वो कोऑपरेटिव करें, किसके भरोसे वो संगठित हों, और इसलिए जैसे तैसे अपनी जिंदगी राम भरोसे वो लोग जी रहे हैं। नो लीडर्स अमंग देम, उनमें कोई लीडर नहीं है जो उनको लीड कर सके, उनको राह दिखा सके, उनको गाइड कर सके। और 10 इस प्रकार द ऑथर एक्सप्लेन्स, ऑथर जो है अर्थात अनीश जंग, वो एक्सप्लेन करती हैं
वर्णन करती हैं द मिजरेबल कंडीशन, द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की दयनीय स्थिति को इस तरह अनिशजन वर्णित करती हैं।